जय हिंद दोस्तों। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। इस टॉपिक का नाम है संख्या पद्धति। हम इस वीडियो में हमारा उद्देश्य यह होगा कि हम संख्या के बारे में बात करेंगे, उसके बाद न्यूमेरल संख्यांक के बारे में बात करेंगे और संख्या के प्रकार के बारे में इस वीडियो में हम बात करते हैं। चलिए अब हम संख्या पद्धति के बारे में बात करते हैं। जो हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति, सबसे पहले हम इसके जो पद है ना उनको देखते हैं। पहले संख्या के बारे में समझेंगे, फिर पद्धति के बारे में समझेंगे। संख्या होती क्या है, चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे आप मान लीजिए कोई 10 स्टूडेंट हैं या 10 बच्चे हैं, वो एक प्लान बनाते हैं कि उन्हें कहीं पर जाना है, 10 जगहों पर जाना है, और उनमें से एक बच्चा जो है वो शुरुआत करता है अपने स्थान से। तो वो जो शुरुआत करता है तो वो एक होता है। फिर अगले स्थान पे जब पहुंचता है तो वहां पे 2 लोग मिलते हैं, मतलब एक दोस्त उसका और मिलता है, वहां पे 2 लोग हो गए। फिर अगले स्थान पर जब पहुंचता है, मान लीजिए एक उदाहरण के थ्रू, मान लो यहाँ पे एक आप शुरुआत करते हो, एक लोग चलना प्रारंभ करते हैं, लेकिन आपका ग्रुप कितने का है, किन का? ये 10 स्थान है आपके पास या 9 स्थान है। अब आपने यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ पर पहुंचते ही एक लोग आपको और मिल गए, कितने लोग हो गए, 2 लोग। फिर आगे बढ़े आप, एक स्थान पे एक लोग और मिले तो कितने हो गए, 3 लोग। फिर आगे बढ़े आप, फिर यहाँ पे जब पहुंचे तो यहाँ पे आप 4 लोग गए, जो आपका ग्रुप होगा वो 4 हो गया। मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, फिर आप कितने हो गए, 5 लोग हो गए, फिर आप 6 लोग हो गए, फिर आप 7 लोग हो गए, फिर आप 8 लोग हो गए, फिर 9, फिर मतलब कहीं ना कहीं 9 लोग हो गए आप। फिर 10 भी होता होगा, हम कोई दिक्कत नहीं है, कह सकते हैं। लेकिन बेसिक जो हम बात करते हैं संख्या पद्धति में, हम 9 तक अभी बात कर रहे हैं। यहाँ पे कितने थे, 1 थे। जैसे जैसे आप स्थानों पर मिलते गए अपने दोस्तों के साथ, 10 लोग हो गए। अब ये संख्या बन गई। तो कहने का मतलब, मान लीजिए कोई संख्या है, आपने पढ़ा होगा ये है, या 50 है, तो किसी भी संख्या को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है, जैसे ये है, किसी भी संख्या को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, जैसे इसमें अंक कितने हैं, इसमें 2 अंक हैं, 1 और 2, जैसे 5 और 0, इसमें क्या है, अंक है। तो ये जो 10 संकेत हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, यही क्या है, यही अंक है आपके। तो संख्या आपने समझ चुके होंगे कि संख्या क्या होती है, अंकों का एक समूह होता है। और ये क्या है, इसमें जो 10 संकेत हैं, यही हमारे अंक और संख्या है। इन्हीं जो संकेत होते हैं, इन्हीं को हम संख्या बोलते हैं। अब इन्हीं अंकों के ये 10 अंक हैं, तो इन्हीं अंकों के साथ एक प्रणाली होती है, इसको हम संख्या दार्शनिक प्रणाली कहते हैं। दार्शनिक प्रणाली, इसमें 2 तरीके के आते हैं। एक आता है आपका सार्थक, सिग्निफिकेंट, और दूसरा होता है असार्थक। हाँ, तो सार्थक होता है, इसमें जो है आपका 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं आती हैं, और असार्थक में आपका 0 आता है। समझ चुके होंगे आप। अब हम बात करते हैं इस टॉपिक पे, हमने संख्या को आपको समझा दिया है। अब हम बात करते हैं न्यूमेरल। तो किसी भी संख्या को व्यक्त करने वाले अंकों के समूहों को क्या कहते हैं। मान लीजिए आप ये है, इस संख्या को व्यक्त करने वाले जो अंकों का समूह है, इसमें कितने अंक है, 5। तो इन सारे अंकों के समूहों को हम क्या कहते हैं, न्यूमेरल। न्यूमेरल या संख्यांक, हिंदी में क्या कहते हैं, संख्यांक। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि संख्याएं की प्रकार कितने होते हैं, मतलब ये संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। आगे बढ़े। हम देखते हैं संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो इसमें पहली प्रकार आता है आपका नेचुरल नंबर, वे संख्याएं जिनसे आप किसी भी वस्तु की गणना करते हो। मान लो आपके पिताजी बाजार से लौटे और सेब लेके लौटे, और आपको आपके पिताजी ने कहा कि बेटा इसे गिनोगे कितनी संख्याएं, तो आप क्या करोगे, उसे गिनोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, जितने भी सेब होंगे उसे गिनोगे। तो क्या है, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं
जो गणना के लिए प्रयुक्त की जाती है, जैसे 1 2 3 4 5, इसमें शून्य कभी भी शामिल नहीं होता। क्या आपके पिताजी सेब लाएंगे तो उसमें शून्य भी कोई सेब होगा? नहीं होगा। सब 1 2 3 4 कुछ तो सेब होंगे। तो ये प्राकृतिक मतलब वस्तुओं की गणना के लिए जो संख्या उपयोग की जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ है और यहाँ पे इंग्लिश है, और इसको हम प्रदर्शित किससे करते हैं? एन से। उदाहरण के लिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड सो ऑन, मतलब अंत तक। इस पे जो बिंदी का है। उसके बाद आती है हमारी पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या वे संख्या होती हैं जब हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर देते हैं। हम प्राकृतिक देखो, जब नेचुरल नंबर में हम जीरो को सम्मिलित कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या होता है? हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट यह एक चीज बात देखने की है कि इसमें 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अब हमेशा याद रखना, 0 सबसे छोटी पूर्ण प्राकृतिक संख्या है, हमेशा याद रखना, ये नोट है तरीके से। फिर बात करते हैं पूर्णांक की, इंटीजर। इंटीजर में जब नेचुरल नंबर के साथ 0 और निगेटिव पोर्शन को भी ध्यान में रखते हैं। जैसे आप देखिए, जैसे यहाँ मान लो ये है नेचुरल नंबर 1 2 3 4, फिर इसमें क्या करें? हम 0 को सम्मिलित कर दे, 0 हो गया। फिर हम निगेटिव को भी, निगेटिव संख्या को, जैसे -1 -2 -3, मतलब यहाँ तक कुछ भी हो सकता है आगे और इसके आगे भी। तो ये क्या हो गई? ये पूर्णांक हो गए। अब ये दो तरीके के होते हैं, एक तो ये वाला निगेटिव वाला, और एक ये, और एक ये। तो इसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। इसे आई पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, ये क्या है? आई नेगेटिव। अब हमेशा याद रखना कि जो 0 होता है वो ना तो पॉजिटिव इंटीजर के अंतर्गत आता है और ना ही नेगेटिव इंटीजर के अंतर्गत आता है। ये एक तरीके का नोट है। और एक चीज आप याद रखना कि 0 से अधिक जो संख्याएं होती हैं, 0 की से अधिक की जो संख्याएं होती हैं उन्हें पॉजिटिव इंटीजर, और 0 से कम की ओर जो संख्याएं होती हैं या कम की संख्याएं होती हैं जिनका मान कम होता है, वो नेगेटिव इंटीजर के अंतर्गत आती हैं। फिर हम बात करते हैं इवन नंबर, सम संख्याओं के बारे में। तो इवन नंबर वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। जैसे आपका 4 है, ये आपको 2 से काटोगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, 2 2 जा 4, मतलब कहीं ना कहीं शेषफल जो आएगा वो कुछ नहीं आएगा, कटा हुआ आएगा। तो 2 से इवन नंबर को हम क्या कहते हैं? सम संख्या वे संख्या होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो सकती है। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, मतलब एंड सो ऑन। आप हमेशा याद रखना, मान लो कोई संख्या आपको दी हुई है तो आप कैसे पता लगाओगे कि ये सम संख्या है कि क्या है? मान लो ये है और एक संख्या ये है, तो हम जानते हैं, हम आगे पढ़ाएंगे कैसे होता है प्रणाली इसकी। इसे इकाई कहते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो कहीं कहीं क्या हो गया? 24,345। इसको भी ऐसे देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये 23,568। अब हम ये कह रहे हैं कि इकाई का जो अंक होता है ना, इसमें इकाई का मतलब ये वाला जो अंक होता है, अगर वो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो आपकी इवन नंबर होगी। इसमें तो ये तो इवन नंबर नहीं, क्योंकि ये 5 है, ये 8 है, तो ये क्या कहते हैं? ये सम संख्या होगी, ये आपकी सम संख्या होगी। आप भाग करके देख लीजिए, क्योंकि इसकी इकाई का अंक क्या है? 8 है। फिर हम बात करते हैं विषम संख्या की। विषम संख्या वे संख्या होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। जैसे मान लीजिए आपका 9 है, अगर इसे आप डिवाइड करते हो 2 से तो क्या होगा? 2 4 जा 8, एक बच जाता है ना, फिर भी मतलब पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो जा रहा, कुछ शेष भी बच रहा है। तो अगर शेष बच रहा है तो वो कौन सी संख्याएं होंगी? विषम। लेकिन आप हमेशा याद रखना, उन संख्याओं को आप डिवाइड किससे करेंगे? 2 से। तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विषम संख्याएं या ऑड नंबर। इसमें इकाई का अंक, जैसे आप ये एक संख्या है और एक संख्या आपकी ये है, 2 संख्याएं हैं, एक आपका 562 है, दूसरा 213 है। इसमें जो इकाई का अंक है केवल क्या है आपका? इकाई का अंक। तो अगर इकाई का अंक इसमें क्या, इसमें 2 है, तो आपकी क्या हो गई? सम संख्या हो गई। जैसे आपको हमने भी बताया पूर्व, सम संख्या, इसमें इकाई का अंक 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ये कौन सी संख्या होती है? सम। इसमें इकाई का अंक 2 है तो ये आपकी सम संख्या। लेकिन इसमें क्या, इसमें 3 है, तो अगर 3 हो, 5 हो, देखिए अगर इकाई का अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो,
7 हो, 9 हो, अगर ये सारे हैं इकाई के तो वो कौन सी संख्याएं होंगी? आप देख के बता सकते हैं कि ये ऑड नंबर है। जैसे एक और उदाहरण देखते हैं, ये क्या है? ये आपका ऑड नंबर है, ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पे इकाई का जो अंक है वो क्या है? वो 7 है, तो ये क्या होगा? ये ऑड नंबर होगा। उदाहरण के तौर पर कुछ भी यही है आपका, ये भी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे यहां तक हो गया विषम संख्या तक। इसके बाद समझते हैं हम अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। क्या है? अभाज्य संख्या। आप हमेशा याद रखिएगा, आप किसी भी जब टॉपिक को पढ़ते हैं ना, तो उस अगर हिंदी के कभी कभी देखो, कभी कभी अंग्रेजी के वर्ड को लिया जाता है और कभी कभी हिंदी के। यहाँ पे हमें हिंदी के वर्ड से एक चीज मिलता है, हिंदी के शब्द से एक चीज मिलता है। आप अधिकतर देखेंगे हिंदी के शब्द में अगर किसी भी शब्द के आगे आ लग जाए तो उसका मतलब विपरीत हो जाता है, जो पीछे उसके शब्द है। जैसे मान लीजिए इसे हम आ प्लस भाज्य लिख सकते हैं, तो जो इसका मट अर्थ होता है, मान लीजिए इसका अर्थ विभाजित है किसी चीज का, भाज्य का अर्थ विभाजित है, लेकिन अगर इसके आगे जो है पूर्व के रूप में पूर्वत क्या लग जाए? आ लग जाए, तो इसका उल्टा हो जाता है, मतलब विपरीत। मतलब ऐसी संख्याएं जो 1 से विभाजित हों और स्वयं से, मतलब भाज्य संख्या तो जो है, जैसे अभाज्य में अगर आ है आगे, तो इसका मतलब यह है कि ये विभाजित होंगी लेकिन केवल स्वयं से और संख्या 1 से। इसके अलावा देखिए यहाँ पे हमने लिखा है संख्या 1 से और स्वयं से, इसके अलावा और किसी से विभाजित नहीं होंगी। जैसे 2 है, 2 1 से भी हो जाएगा और स्वयं से होगा, 3 1 से हो जाएगा और स्वयं से होगा, 5 1 से होगा और स्वयं से होगा, 7 1 से होगा और स्वयं से होगा, 11 1 से होगा और स्वयं से होगा। ये किसी अन्य दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो सकती हैं। जैसे आप परिवर्तन देखते हैं, एक उदाहरण लेते हैं इस चीज को समझाने के लिए। आपने परिवर्तन सुना होगा, लेकिन वहीं पे अपरिवर्तन भी सुना होगा। आ का मतलब होता है विपरीत। जैसे आपने केमिस्ट्री में क्रिस्टलीय सुना होगा, तो वहां पर एक अक्रिस्टलीय भी आता है, मतलब क्रिस्टलीय के गुण के विपरीत जो गुण रखता है वो अक्रिस्टलीय हो जाता है। तो अधिकतर शब्दों में आप यह पाएंगे कि जिस शब्द के आगे आ लगा होता है उसका अर्थ जो होता है वो उसके विपरीत हो जाता है। अब हम बात करते हैं कंपोजिट, भाज्य संख्याएं की। तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका गुणनखंड 1 हो और कम से कम कोई अन्य एक और संख्या हो। जैसे मान लीजिए 4 है, 4 का गुणनखंड संख्या 1 होगा और इसके साथ साथ क्या होगा? 2 होगा और 2 होगा। और देखते हैं आपका 8 है, इसका क्या होगा? इसका 1 होगा गुणनखंड, 2 होगा, 2 होगा, 2 होगा। और अगर हम देखते हैं कहेंगे 1 होना चाहिए एक तो होता ही है, क्योंकि 1 से जब आप किसी भी संख्या को मल्टीपल करेंगे तो उसका जो संख्यात्मक वैल्यू आएगी वो वही होगी। तो 1 तो होता ही है, साथ में साथ एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि कम से कम एक दूसरी संख्या भी होनी चाहिए उसके गुणनखंड के रूप में। तो ये भाज्य संख्याएं हो गई आपकी। फिर बात आती है सहभाज्य की। सहभाज्य की को प्राइम नंबर। सहभाज्य वे संख्याएं होती हैं जिनका गुणनखंड जो 1 हो, जिनका गुणनखंड 1 हो और उन दोनों में कोई दूसरा गुणनखंड सम्मिलित ना हो, मतलब कॉमन ना हो। जैसे 2 है, 2 का गुणनखंड 1 हो जाएगा और 2 है, 3 है। देखिए यहाँ पर एक चीज हम ध्यान रखना, यहाँ पे जो भाज्य है ना, भाज्य को देखते हुए सहभाज्य मतलब कहेंगे, जैसे आप देखते हैं अपने क्लास में सहपाठी, सहपाठी का मतलब है कि साथ साथ किसी को लेके चल रहे हो आप। तो यहाँ पर केवल एक कंपल्सरी नंबर नहीं लिया जाएगा। इसके पहले हम आपको उदाहरण में 4 एक संख्या दे देते थे, 12 एक संख्या को उदाहरण देते थे, लेकिन यहाँ पर आपको हम 2 संख्याओं के सम्मिलित रूप को देखेंगे, क्योंकि 2 संख्याओं का यह तुलनात्मक संख्या है। तो ये इसमें हम देखेंगे कि ऐसी संख्याएं जिनका क्या कहते हैं गुणनखंड 1 हो कम से कम
और उनमें कॉमन जो है वो कोई भी गुणनखंड ना हो। फिर 2 का आप लेंगे, फिर 2 और 3 संख्याएं हैं, तो इसमें अगर 2 का गुणनखंड करेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा। 3 का गुणनखंड करेंगे तो आप 1 आएगा, 3 आएगा। इसमें देखिए 1 तो कॉमन है, लेकिन इसके अलावा और कोई गुणनखंड कॉमन नहीं है। और देखते हैं, जैसे आप 4 ले लीजिए और 9 लीजिए, इसमें क्या है, 4 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 1 और 4 आएगा, या 1 और 2 आएगा। लेकिन 9 का जब गुणनखंड करेंगे आप तो 1 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा। इसमें 1 तो कॉमन है, लेकिन और गुणनखंड कॉमन नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कोप्राइम नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक उसके बाद हमारा आता है, कोप्राइम के बाद आता है आपका परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं ये वे संख्याएं होती हैं, देखिए, जिन्हें हम P बटा Q के फॉर्म में, जहां पर P को हम क्या कहते हैं, अंश बोलते हैं, और Q को हम क्या कहते हैं, हर बोलते हैं। तो यहाँ पे Q का मान आप हमेशा याद रखिएगा, जो P और Q होने चाहिए आपके क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। दूसरी चीज, Q का मान 0 के बराबर कभी भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को जिनका मान P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, तथा वह दोनों कंडीशन को फॉलो करते हैं। पहली कंडीशन है आपकी कि वह P और Q क्या हो, दोनों इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, जैसा कि हमने आपको बताया पूर्णांक के बारे में। दूसरा क्या है कि वो Q जो हो, जो हर है, उसका मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे 1/3, 2/6, ये सारी चीजें क्या है, ये P बटा Q के रूप में है, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है, मतलब ये कहीं ना कहीं ये जो हमारा वो है, मतलब ये जो हमारी कंडीशन है, ये इसको फॉलो कर रहा है। अब हम बात करते हैं इरेशनल के बारे में। इसके बाद जो हमारी संख्या आती है, यहां तक हो गया परिमेय की। अब हम बात करते हैं इरेशनल, अपरिमेय। अपरिमेय इरेशनल नंबर के बारे में। तो ये संख्याएं भी इसी तरीके से होती है। देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें आ जुड़ गया है। जैसे हमने आपको अभाज्य में बताया, ये इस वाले में अभाज्य में बताया, वैसे हम आपको यहाँ पर देखो परिमेय तो हमने आपको समझा दिया। अब इसके बाद क्या आता है, अपरिमेय। अपरिमेय, इसमें देखिए हमने आपको बताया था कि अगर आ किसी के सामने आया तो उसका मतलब विपरीत या नहीं हो जाता है। अब परिमेय का अर्थ हमने क्या बताया था, P बटा Q के रूप में हो, P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, और Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब अपरिमेय जो कंडीशन होती है, अपरिमेय की जो कंडीशन होती है, उसमें ये होता है कि ये इस कंडीशन को फॉलो ही नहीं करेंगे, मतलब ये इसके विपरीत है कि ना तो इस रूप में लिखा ही नहीं जा सकता, मतलब ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा ही नहीं जा सकता हो। ऐसे जैसे आपका √5, √6, ये सारी चीजें आती हैं। आप एक चीज देखेंगे, आप जैसे पाई का मान में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। इसका जो मान है आप कहीं कहीं 22/7 देखते हैं, आप सोचोगे कि यह परिमेय है, लेकिन इसे स्टैंडर्ड रूप में, मानक रूप में परिमेय की संज्ञा नहीं दी गई है, इसे परिमेय नहीं माना गया है। अध्ययन के द्वारा इसे परिमेय नहीं माना गया, इसे जो है इसे स्टैंडर्ड वैल्यू के रूप में आज परिमेय के अंतर्गत रखा गया है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। फिर हम बात करेंगे अंततः वास्तविक संख्याओं के बारे में। रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो परिमेय, मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप जो होता है ना, मतलब इसमें दोनों संख्याएं आएंगी, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं ही का जो सम्मिलित रूप होगा, मतलब कहीं कहीं दोनों संख्याएं इसमें देखी जाएंगी वास्तविक वाले में। जैसे √5 भी रियल नंबर है और 7/4 भी रियल नंबर है। ये आपका परिमेय संख्या और ये आपका अपरिमेय संख्या, मतलब दोनों संख्याओं का जो सम्मिलित रूप होगा वो आपकी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत हम बात करते हैं।
मैं आशा करता हूं कि मैं अपने उद्देश्य की पूर्ति तक आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो चुकी होगी। और हम अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।